हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। और पीछे वीडियो की बात करिएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग बायोलॉजी की बात करिएगा तो उसमें हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग केंद्रक पढ़ चुके थे। आज हम लोग फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल पढ़ने वाले। अगर आप लोग फ्रेंड्स पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर मेरा सारा वीडियो स्टोर है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्योंकि फ्रेंड्स आपका अगर सपोर्ट मिला तो मैं इस चैनल पर हमेशा इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। यदि न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं हम लोग तो इसमें दो तरह का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। क्या क्या होता है? एक डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए होता है। क्या क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को? एक डीएनए के बारे में पढ़ना है, एक आरएनए के बारे में पढ़ना है। अरे न्यूक्लिक एसिड की बात करिएगा तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर ने बताया था। किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर ने। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की जानकारी हम लोग को किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने सबसे पहले हम लोग को न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर या फ्रेडरिक मिसर ने बताया था। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में बताया था? न्यूक्लिक एसिड बारे में। लेकिन इन्होंने सिर्फ आरएनए मॉडल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? सिर्फ आरएनए मॉडल के बारे में। आरएनए मॉडल के बारे में बताया था। इन्होंने डीएनए मॉडल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसने सिर्फ क्या बताया था? आरएनए मॉडल के बारे में बताया था। डीएनए मॉडल के बारे में इसने नहीं बताया था। इसमें हम लोग दो तरह का मॉडल पढ़ेंगे, एक डीएनए मॉडल पढ़ेंगे, एक आरएनए मॉडल पढ़ेंगे। डीएनए मॉडल, एक आरएनए मॉडल। अरे डीएनए मॉडल की बात करिए, डीएनए होता क्या है? सबसे पहले अगर डीएनए की बात करिए तो ये होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या क्या होता है? डीएनए होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। यदि डीएनए मॉडल की बात करिएगा तो डीएनए मॉडल किसने दिया था? डीएनए मॉडल जो दिया था वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कौन सा मॉडल? डीएनए मॉडल। डीएनए मॉडल किसने दिया था? डीएनए मॉडल जो दिया था वाटसन एवं क्रिक दिया था। और आरएनए जो मॉडल दिया था वो कौन दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। डीएनए मॉडल किसने दिया था? यदि डीएनए मॉडल के बारे में पूछेगा हम लोग को किसने दिया था तो क्या बोलेंगे? वाटसन एवं क्रिक। और आरएनए मॉडल पूछेगा किसने दिया था तो क्या बोलेंगे? फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। ये दोनों याद रखिएगा। और यदि डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस की बात करिएगा, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए की बात करिएगा तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। कौन? डीएनए। जबकि आरएनए की बात करिएगा तो आरएनए सिर्फ केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी ये कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एक तो केंद्रक में पाया जाएगा, एक कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। तो इतना पहले फ्रेंड्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डीएनए या न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होता है? ये होता है डीएनए प्लस आरएनए। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में
न्यूक्लिक अम्ल के बारे में फ्रेडरिक मीसर ने बताया था। किसने बताया था? फ्रेडरिक मीसर ने। और हम लोग से पूछेगा कि सबसे पहले डीएनए के बारे में किसने बताया, तो क्या बोलेंगे? फ्रेडरिक मीसर ने। लेकिन इन्होंने सिर्फ आरएनए मॉडल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? आरएनए मॉडल के बारे में बताया। डीएनए मॉडल के बारे में कुछ नहीं बताया। फ्रेडरिक मीसर ने सबसे पहले क्या बताया था? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया, और इन्होंने सिर्फ आरएनए मॉडल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? सिर्फ आरएनए मॉडल के बारे में। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग दो मॉडल का बात करेंगे। एक तो बात करेंगे डीएनए मॉडल, एक क्या बात करेंगे? डीएनए, और एक क्या बात करेंगे? आरएनए मॉडल। एक डीएनए मॉडल, एक आरएनए मॉडल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो मॉडल दिया था, ये मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ये मॉडल वाटसन एवं क्रिक, ये दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे डीएनए मॉडल। कौन कौन दिए थे? वाटसन एवं क्रिक ने मिलकर दिए थे। और आरएनए मॉडल किसने दिए थे? ये मॉडल फ्रेडरिक मीसर ने दिए थे। फ्रेडरिक मीसर ने दिया। अब दोनों की प्रेजेंस की हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम दोनों की प्रेजेंस की बात करेंगे तो एक तरफ डीएनए पहले लिख देते हैं, डीएनए, और एक तरफ आरएनए। प्रेजेंस मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट मतलब पर्णहरित। केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में। कौन? डीएनए। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एक तो ये केंद्रक में पाया जाएगा, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में। ये मतलब तीनों जगह पाया जाएगा। कहाँ कहाँ? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों जगह ये पाया जाएगा। और अगर इसका बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, तो ये सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपको केंद्रक में ये भी पाया जाता है, केंद्रक में, और साइटोप्लाज्म में। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। इसका जो मॉडल होता है, डीएनए का जो मॉडल होता है, वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। मतलब इस तरह से कुछ मॉडल होता है इसका।
कुछ इस तरह का मॉडल होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इसका जो आरएनए का जो मॉडल होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, यानी कुछ इस तरह का मॉडल होता है। ये क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल, ये डबल हेलिक्स है, और ये जो है क्या है? सिंगल हेलिक्स। ये सिंगल हेलिक्स है। डीएनए का जो मॉडल होगा क्या होगा? वो डबल हेलिक्स मॉडल होगा, और आरएनए का जो मॉडल होगा क्या होगा? सिंगल हेलिक्स मॉडल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल पर आते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पर आइएगा तो ये किससे किससे मिलकर बना हुआ था? डीएनए प्लस आरएनए से। किससे किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए प्लस आरएनए से। ये डीएनए प्लस आरएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल। ये बना किससे होता है? ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किससे बना होता है? ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किससे बनाता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये किससे बनाता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड होता क्या? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड हम उसको बोलेंगे इसमें शुगर होगा प्लस बेस होगा प्लस फॉस्फेरिक एसिड होगा। क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा। इसको हम पूरा को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और यहाँ देखिए ये बेस क्या होता है? नाइट्रोजन बेसेस होता है। नाइट्रोजन बेसेस। यदि शुगर और नाइट्रोजन बेसेस की बात करिएगा तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। यदि न्यूक्लियोसाइड में यदि फॉस्फोरिक एसिड हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इस तरह से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड का यदि बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होता है? शुगर प्लस बेस। शुगर और बेस को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और उसी में यदि फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। तो हम लोग का ये दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो गया। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड सिर्फ जिसमें शुगर और बेस रहेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और जिसमें शुगर बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब हम लोग ये शुगर की बात करते हैं। यदि शुगर की बात करते हैं अगर हम लोग शुगर की बात करते हैं, शुगर, तो शुगर जो होता है डीएनए में कैसा शुगर होता है? डीएनए में जो शुगर होता है डाइऑक्सी राइबोस शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? डाइबो। इसमें
ऑक्सी राइबोज शुगर होता है। जबकि आरएनए की बात करिएगा तो इसमें क्या होता है, आरएनए की बात करिएगा इसमें राइबोज शुगर होता है और इसमें जो होता है ना 2 पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है, 2 पेंटोज शुगर होता है। अब ये पेंटोज क्या है, पेंटोज होता है 5 कार्बन वाले शुगर। 5 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल करके जो शुगर का फॉर्मेशन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर। तो औसा 5 कार्बन वाले शुगर जो होगा इसमें 2 तरह का जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पेंटोज शुगर होगा। क्या होगा, 2 पेंटोज शुगर होगा। और जबकि इसमें जो होगा 1 पेंटोज शुगर होगा। क्या होगा, 1 पेंटोज शुगर होगा। इसमें जो होता है, इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। दैट मीन्स प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन किस में, आरएनए में। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इतना हम लोग समझ गए। सबसे पहले शुगर की बात करते हैं तो डीएनए में जो होता है डाई ऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है। और इसमें 2 पेंटोज शुगर होता है, इसमें 1 पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर क्या होता है, तो 5 कार्बन वाले शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर बोलेंगे। और इसमें जो होता है डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नाइट्रोजन बेसेस की बात करते हैं। नाइट्रोजिनस बेसेस किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह का बेस होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरीमिडीन होता है। क्या क्या होता है, इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। एक प्यूरिन एक पिरीमिडीन होता है। क्या होता है, प्यूरिन एक पिरीमिडीन। यदि प्यूरिन की बात करिएगा तो इसमें एडोनिन और गुआनिन को रखा गया। किसको रखा गया, एडोनिन और गुआनिन को। किसको गुआनिन को। प्यूरिन में किसको रखा गया, एडोनिन को और गुआनिन को। पैरामिडीन में किसको रखा गया, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल को। किसको रखा गया, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। किसको रखा गया, पिरीमिडीन में किसको रखा गया, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल को। किसको साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल को। ये याद रखिएगा, प्यूरिन में क्या रखा गया, एडोनिन गुआनिन को। और पिरीमिडीन में किसको रखा गया, साइटोसिन और थायमिन और यूरासिल को। यदि हम लोग डीएनए की बात करेंगे तो इसमें जो होता है एडोनिन के साथ थायमिन बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड के साथ। किसके साथ बाइंड करता है, डबल हाइड्रोजन के साथ। एडोनिन किससे बाइंड करता है, थायमिन के साथ। और गुआनिन किससे बाइंड करता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। ये डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। किसका बात कर रहे हैं, डीएनए की बात करेंगे तो क्या होगा, एडोनिन जो है
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बंधन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब दो बेस एक दूसरे से क्या चीज़ से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एडेनिन जो है डीएनए में थायमिन के साथ बाइंड करेगा और गुआनिन किसके साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन के बात करेगा। वही हम लोग आरएनए की बात करेंगे। वही हम लोग आरएनए की अगर बात करेंगे, आरएनए में जो है एडेनिन जो है थायमिन के जगह यूरैसिल से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, यूरैसिल से बाइंड करता है, जबकि गुआनिन फिर उसी तरह से साइटोसिन से ही बाइंड करेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एडेनिन में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। ये थायमिन डीएनए में थायमिन की जगह बाइंड करता है, जबकि आरएनए में किससे बाइंड करता है, यूरैसिल से बाइंड करता है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग डीएनए मॉडल पढ़ते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जानते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए एडेनिन, और यहाँ पर एडेनिन किससे बाइंड करेगा, थायमिन से। और फिर यहाँ पर मान लीजिए क्या, ये गुआनिन किससे बाइंड करेगा, साइटोसिन से। फिर उसी तरह से यहाँ भी मान लीजिए एडेनिन किससे बाइंड करेगा, थायमिन से। और फिर उसी तरह से यहाँ पर गुआनिन किससे बात करेगा, बाइंड करेगा, गुआनिन बाइंड करेगा साइटोसिन से। फिर उसी तरह से यहाँ भी एडेनिन किससे बाइंड करेगा, थायमिन से। और गुआनिन किससे बाइंड करेगा, साइटोसिन से। ठीक, देखिए ये इस तरह से कुछ घूरते हुए ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो ये जब यहाँ से स्टार्ट करेगा 0 डिग्री से, तो अगर एक चक्कर पूरा लगा लेगा मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। यदि 360 डिग्री होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है इसका 34 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है। और इसका विड्थ की बात करिएगा, यदि चौड़ाई की बात करिएगा तो ये 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। ये याद रखना है। ये क्या होता है, इसका डबल हेलिक्स का चौड़ाई यानी मोटाई पूछेगा तो 20 एंगस्ट्रम होगा, और इसका लंबाई पूछेगा एक रोटेशन कंप्लीट करने पर यानी 360 डिग्री को रोटेट करने पर तो कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम। कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम मतलब 34 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक होता है, ये तो हम लोग यहाँ ये समझाने के लिए बता दिए, इसमें 2 बेस पेयर लिखे हैं, दोनों जगह 2 पेयर। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक में होता है टोटल 10 बेस पेयर होता है। कितना होता है, टोटल 10 बेस पेयर होता है। कितना होता है, 10 बेस पेयर होता है। टोटल कितना बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर होता है। तो 10 पेयर, इसलिए 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए 2 बेस पेयर के बीच में दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम को 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रम। ये याद रखिएगा। यदि 2 बेस पेयर के पूछ में डिस्टेंस पूछेगा, 2 बेस पेयर के बीच में यदि इसके बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.4 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और जबकि एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग का पूछेगा डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
34 एंगस्ट्रम, ये दोनों याद रखिएगा। और इसका जो विड्थ होता है 20 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? 20 एंगस्ट्रम होता है। और एक वर्ड होता है जीन। क्या होता है? जीन। जीन, तो जीन किसको बोलते हैं? जीन बोलते हैं हम लोग, ये डीएनए का ही एक छोटा सा भाग होता है। वो क्या होता है? डीएनए का ही भाग होता है। डीएनए के भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए को भाग को ही डीएनए के भाग को ही जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और ये बात याद रखिएगा, एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए, एडोनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन आपस में क्रमशः डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन से बंधा हुआ रहता है। हाइड्रोजन बंधन से बंधा हुआ रहता है। इसमें क्या क्या याद रखना है? डीएनए का तो एक भाग जो होता है, डीएनए का ही भाग होता है कौन? जीन। एक छोटा सा भाग को जीन बोलते हैं डीएनए का। और एडोनिन और थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन आपस में क्रमशः क्या होता है? डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ रहता है। इतना पॉइंट याद रखना। अब हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आरएनए के बारे में। अब हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? आरएनए। इसमें क्या होता है? इसमें बताए थे एडोनिन की जगह, इसमें जो होता है एडोनिन जो होता है थायमिन की जगह यूरासिल से बाइंड करता है। इसमें एडोनिन थायमिन के जगह यूरासिल से बाइंड करता है। यूरासिल से बाइंड करता है। ये तो उसी समय बता दिए थे आरएनए में। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में एडोनिन थायमिन से बाइंड करता है, जबकि आरएनए में वही एडोनिन यूरासिल से बाइंड करेगा। ये याद रखिएगा। इसका जो है प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका प्रमुख काम। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। क्या है? संश्लेषण करना है। प्रोटीन का इसका आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसका प्रमुख काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब प्रोटीन के संश्लेषण में दो प्रमुख प्रक्रिया होती है। प्रोटीन संश्लेषण में दो प्रमुख प्रक्रिया होता है। एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक दूसरा होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और वही आरएनए से, ये हो गया क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और वही जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? REVER, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, जबकि आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। और ट्रांसलेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये आरएनए जो होता है, ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक होता है एमआरएनए। क्या होता है, एमआरएनए। एमआरएनए। और दूसरा क्या होता है, आरआरएनए। और तीसरा क्या होता है, टीआरएनए। क्या होता है, टीआरएनए। 3 तरह का आरएनए होता है। क्या क्या होता है, पहला मैसेंजर आरएनए, और दूसरा राइबोसोमल आरएनए, और इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। पहला क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए, दूसरा हो गया राइबोसोमल आरएनए, तीसरा क्या हो गया, ट्रांसफर आरएनए। अब हम तीनों के एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को देखते हैं। किसको देखते हैं, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, तो हम लोग सबसे पहले एमआरएनए को देखते हैं। किसको देखते हैं, एमआरएनए। इसका काम होता है मैसेजिंग करना, कोशिका के अंदर मैसेजिंग करना, यानी एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग इन्फॉर्मेशन देना कि किसको कितना प्रोटीन की आवश्यकता है, कहाँ प्रोटीन घटा हुआ है, कहाँ प्रोटीन बढ़ा हुआ है। ये मतलब मैसेजिंग का काम करता है। ये क्या करता है सेल के अंदर, ये सेल के अंदर, ये सेल के अंदर MESS मैसेजिंग का कार्य करता है। ये क्या करता है सेल के अंदर, मैसेजिंग के कार्य करता है। कौन सा प्रोटीन, कौन सा कोशिकांग को कितना प्रोटीन की ज़रूरत है, ये बताता है। ये बताता है। और दूसरा हम बताए थे एक, ये इसका नाम लिख लीजिएगा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। ये तो पहला था। और दूसरा हम लोग क्या बताए थे, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या बताए थे, राइबोसोमल आरएनए। इसका काम क्या है, इसका प्रमुख काम है प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, मतलब प्रोटीन को ये बनाता है। कौन, आरएनए। ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये इसका प्रमुख काम है प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। क्या करना, प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन यानी निर्माण करना। और तीसरा एक बताए थे टीआरएनए। क्या बताए थे, टीआरएनए। तीसरा क्या बताए थे, तीसरा एक बताए थे टीआरएनए। इसका मतलब क्या आता है, ट्रांसफरेबल आरएनए। क्या आता है, ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या आता है, इसका कार्य क्या होता है, ये जो है प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को एक जगह से
दूसरे जगह तक पहुंचाता है। इसका काम क्या है? प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में। तो इसको समझिएगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की यदि बात करिएगा तो डीएनए से फॉर्मेशन होगा किसका? मैसेंजर आरएनए का। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? राइबोसोमल आरएनए। क्या बनेगा? राइबोसोमल आरएनए, मतलब आरएनए। आरएनए। उसके बाद क्या बनेगा? इससे फिर प्रोटीन का निर्माण होगा। क्या होगा? इससे प्रोटीन का निर्माण होगा। इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेगा? टीआरएनए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद क्या करेगा? टीआरएनए एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसफ़र करेगा। इसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब डीएनए से प्रोटीन का जो बनना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से प्रोटीन का जो बनना होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। डीएनए होगा, उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे मैसेंजर आरएनए से फिर टीआरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन को टीआरएनए क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। और एक हम लोग जीन की चर्चा किए थे। जीन यहाँ पर थोड़ा सा बताएं, या इसको आगे वाला क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए उसको हम वहीं पर छोड़ दिए थे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप फ्रेंड्स अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।